हेलो गाइस। टुडे मैं आज आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्टी प्रोसेस होता क्या है। बहुत से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने थर्ड पार्टी पे काम किया है, थर्ड पार्टी प्रोसेस पे काम किया है, व्हाट इज थर्ड पार्टी प्रोसेस, व्हाट इज थर्ड पार्टी प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस पार्टी प्रोसेस चलता कैसे है, ये सब कुछ आपको मैं आज बताऊंगा। नॉर्मल क्या है कि इंटरव्यू ना बार बार क्वेश्चन इसी से पे हो रहा है कि थर्ड पार्टी प्रोसेस, कि थर्ड पार्टी प्रोसेस पे काम किया है। मतलब बंदा कहता नहीं जी मेरे को थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं काम किया। इंटरव्यू को ऐसा लगता है कि आपने एसएपी एसडी में काम ही नहीं किया। तो अगर आपने एसएपी एसडी में अपना करियर बनाना है, थर्ड पार्टी प्रोसेस पे आपको काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्टी प्रोसेस। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस पे कोई भी ऐसी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज मेरे को मेल डालें या मेरे सब्सक्राइब पे कमेंट लिखें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ओके, सो नाउ मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पार्टी प्रोसेस होता क्या है। थर्ड पार्टी प्रोसेस होता है कि एक कंपनी ने कोई कोई भी प्रोडक्ट बाहर से खरीदा और बाहर से कस्टमर को बेच दिया, लाइक ट्रेडिंग मटेरियल। थर्ड पार्टी प्रोसेस हमेशा ट्रेडिंग मटेरियल होता है। नॉर्मली ये फिनिश गुड मटेरियल नहीं होता। फिनिश गुड का मतलब क्या होता है कि आपने रॉ कच्चा माल खरीदा, कच्चा माल खरीद के अपनी कंपनी में लेके आए, वहां पे उसको प्रोसेस किया, या वहां पे उसको चार कच्चे माल का कोई प्रोसेस, कोई चीजें हैं उनको मिलाया, उसको फिनिश गुड बनाया और आगे बेच दिया। वो हो गया फिनिश गुड मटेरियल। बट इन थर्ड पार्टी प्रोसेस में क्या होता है कि नॉर्मली हम माल अपने वेयर हाउस में, अपनी कंपनी में नहीं लेके आते। कस्टमर के प्रेमाइस से, कस्टमर के प्लांट से हम, सॉरी वेंडर के प्लांट से हम सीधा कस्टमर को पहुंचा देते हैं। उसको कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोसेस। लाइक ट्रेडिंग मटेरियल, इन इंग्लिश में ट्रेडिंग मटेरियल। ट्रेडिंग मटेरियल मींस आपने अपना कमीशन रखा और कस्टमर को माल बेच दिया। थर्ड पार्टी प्रोसेस का फायदा क्या है? थर्ड पार्टी प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ट्रांजिट टाइम मींस माल एक लोकेशन से जाने से दूसरे लोकेशन के जाने पर जो उसका टाइम होता है, सपोज उसके 4 दिन लगते हैं, वो टाइम बहुत कम हो जाता है। वो कैसे कम होता है उसके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, सपोज अगर आप थर्ड पार्टी प्रोसेस नहीं करते, वही माल अपने वेयर हाउस में मंगाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं। सपोज वेयर हाउस, कस्ट वेंडर के वेयर हाउस से माल आपकी लोकेशन में लाने के लिए लग रहे हैं 5 दिन। वो माल आपकी लोकेशन पे आएगा, आपने उतारा, उतारने की कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट, उतारने के बाद अपने वेयर हाउस में रखा, स्टोरेज कॉस्ट लगती है। स्टोरेज कॉस्ट के बाद आपने सेल्स ऑर्डर बनाया, फिर डिलीवरी बनाई, डिलीवरी के बाद आपने एक और ट्रक दोबारा अरेंज किया या कस्टमर पिक करने आया, फिर वो आपके लोकेशन से जाएगा माल कस्टमर की लोकेशन पर। इससे क्या होगा, काफी टाइम कंज्यूम होता है। अब इस चीज को दूर करने के लिए एसएपी ने प्रोसेस ला दिया, थर्ड पार्टी प्रोसेस। आप वेंडर की प्लांट से माल उठवाइए या वेंडर प्लांट आपके वेयर हाउस में डिलीवर करने की बजाय कस्टमर के वेयर हाउस के पे डिलीवर कर दे और आपको बता दे कि भाई मैंने माल कस्टमर के वेयर हाउस में दे दिया है, और आप उसकी इनवॉइस क्रिएट कर दो, आप उसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर दो। ये होता है थर्ड पार्टी प्रोसेस। थर्ड पार्टी प्रोसेस मींस वेंडर की लोकेशन से माल खरीदा और सीधा कस्टमर की लोकेशन पे दे दिया, अपनी लोकेशन पे ना लेके आए। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोसेस। थर्ड पार्टी प्रोसेस दो तरह के होते हैं, थर्ड पार्टी प्रोसेस विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन, थर्ड पार्टी प्रोसेस विद शिपिंग नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पार्टी प्रोसेस विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन क्या होता है। थर्ड पार्टी प्रोसेस विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन ये होता है कि हमने कस्टमर का सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया। सपोज कस्टमर ने 10 बैग लेने हैं या 10 लैपटॉप लेने हैं। हमने आगे अपने एचपी को कह दिया कि आप मेरे कस्टमर को ये 10 लैपटॉप दे दो। जैसे ही एचपी ने वो 10 लैपटॉप कस्टमर को दिए, कस्टमर ने, एचपी ने आपको इनवॉइस दे दिया, ये लीजिए जी इनवॉइस 10 लैपटॉप का 1 लाख रुपया, आपने ये मेरे को पेमेंट करनी है। जैसे ही आपके पास एचपी की इनवॉइस आती है, आपको ये कंफर्म हो जाता है, एचपी इनवॉइस के साथ पीओडी लगा देता है या कोई भी चीज दे देता है, ये देखिए आपके कस्टमर के साइन है, मैंने आपके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। जैसे ही आपके पास इनवॉइस आती है, आप अपनी इनवॉइस कस्टमर को दे देते हो कि आपके पास माल पहुंच चुका है, ये लीजिए उसकी इनवॉइस।
ये होता है विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन, कि माल पहुंचने के बाद आपको एचपी ने बताया कि मैंने माल कस्टमर की प्रेमिस पे दे दिया है। ये हो गया विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन। अब विद शिपिंग नोटिफिकेशन क्या होता है? विद शिपिंग नोटिफिकेशन हो गया कि माल आपने एचपी को पीओ दिया, एचपी ने क्या किया, एचपी ने माल कस्टमर की प्राइमेस पे दे दिया, आपको बिल एचपी कह रहा है कि मैं मंथली, सपोज एचपी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि एक महीने में जितने भी लैपटॉप दोगे आप मेरे को एक ही बिल देना महीने के एंड पे। एचपी आपको क्या करेगा, एचपी आपको शिपिंग नोटिफिकेशन दे देगा, ये लो जी पीओडी या डिलीवरी चलान, मैंने आपके कस्टमर के एंड पे माल दे दिया है। जैसे ही आपने डिलीवरी चलान देखा या पीओडी आपको रिसीव हुई, आपने कस्टमर को बिल काट दिया। ओके, ये होता है विद शिपिंग नोटिफिकेशन। अब मैं आपको एक एसएपी के हिसाब से जो थर्ड पार्टी का प्रोसेस है कैसे चलता है मैं वो बताता हूँ। एसएपी के हिसाब से क्या है, आपके पास सबसे पहले आया कस्टमर, कंपनी क्या है, कस्टमर से हमने ऑर्डर क्रिएट किया, ऑर्डर से क्या बनी पीआर से हमने क्या क्रिएट किया, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने पीओ, फिर पीओ क्रिएट करके उसने भेजा वेंडर को, वेंडर ने माल डिलीवर कर दिया कस्टमर को, जैसे उसने कस्टमर को माल डिलीवर किया हमें इनवॉइस भेज दी, हमने क्या किया अपने कस्टमर को इनवॉइस काट दी। ओके, ये हो गया विदाउट नोटिफिकेशन। ये है पूरा थर्ड पार्टी प्रोसेस। क्या हुआ, सबसे पहले कस्टमर का हमने सेल्स ऑर्डर लिया, सेल्स ऑर्डर से हमने पीआर क्रिएट हो गई, पीआर ऑटोमेटिक पीआर क्रिएट होती है थर्ड पार्टी प्रोसेस में, पीआर से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने पीओ क्रिएट कर दिया, पीओ ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, मैनुअल भी होता है, नॉर्मली मैनुअल यूज करते हैं इन इंडिया में। यूएस या कोई बड़ी कंपनियां होगी जैसे एचपी होगी, जिनके वेंडर स्पेसिफाई हैं कि ये माल इसी वेंडर से लेगा, वो ऑटोमेटिक भी इसको करवा लेते हैं वाया एएलई। पीओ वो चला गया वेंडर को, वेंडर ने माल भेज दिया कस्टमर को, जैसे उसने कस्टमर को माल भेजा वेंडर ने हमें इनवॉइस इशू कर दी, जैसे उसने हमें इनवॉइस इशू की हमने माइरो कर दी सिस्टम में, कस्टमर को इनवॉइस कर दी। इससे क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये होता है थर्ड पार्टी प्रोसेस विदाउट नोटिफिकेशन। अब हो गया थर्ड पार्टी प्रोसेस विद नोटिफिकेशन। ओके, थर्ड पार्टी प्रोसेस विद नोटिफिकेशन, कस्टमर है, कस्टमर का हमने सेल्स ऑर्डर बनाया, सेल्स ऑर्डर बना के हमने पीआर क्रिएट होगी, पीआर से पीओ बना, पीओ से वेंडर को चला गया पीओ, वेंडर से माल उसने डिलीवर कर दिया। अब उसने क्या किया, शिपिंग नोटिफिकेशन दे दिया हमें। शिपिंग नोटिफिकेशन देने के बाद हमने क्या किया, माइगो किया। माइगो मीन्स कुड रिसीव किया। माइगो इसमें भी करना है, माइगो के बाद माइरो करते हैं हम, कस्टमर से जो माल आ गया उसको रिसीव करने के बाद उसकी इनवॉइस रिसीव करते हैं, इसलिए इसको माइरो कहते हैं। और इसमें हमने माइगो तक ही सीमित रहा, हमने गुड रिसीव किया, उसके बाद अपने कस्टमर को इनवॉइस दे दी। यहां पे माइगो किया हुआ है, माइरो नहीं किया हुआ। माइगो करने के बाद हम कस्टमर को इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया विद शिपिंग नोटिफिकेशन। उसके बाद जब भी इनवॉइस आई हमने उसका माइरो कर दिया, अपने वेंडर को पेमेंट कर दी। ओके, ये हो गया थर्ड पार्टी प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं कि थर्ड पार्टी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। थर्ड पार्टी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसकी आइटम कैटेगरी BANS होनी चाहिए और उसका मटेरियल टाइप हावा होना चाहिए। हावा मींस ट्रेडिंग मटेरियल, हावा मींस ट्रेडिंग मटेरियल। ओके, और उसमें आइटम कैटेगरी थर्ड पार्टी प्रोसेस में होती है TAS। आइटम कैटेगरी कैसे TAS आती है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आइटम कैटेगरी के बाद उसकी शेड्यूल लाइन क्या होती है, उसमें शेड्यूल लाइन कैसे ट्रिगर होती है, और उस शेड्यूल लाइन से आगे पीआर कैसे ट्रिगर होता है, ये मैं सबको बताऊंगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं ऐसे भी मैं लॉगिन करता हूं। सबसे पहले हम करेंगे एक मटेरियल क्रिएट। ओके, मटेरियल इंडस्ट्री टाइप रिटेल डाल दिया, मटेरियल टाइप डाल दिया मैंने हावा, ट्रेडिंग मटेरियल आएगा हावा। एक मिनट होल्ड रखिए, मैं इसकी मटेरियल की वो सेटिंग कर देता हूं। ओके, पहले क्या था, मटेरियल टाइप नहीं, आगे मटेरियल टाइप नहीं आ रहा था, वो मैंने सेटिंग कर दी। मैंने कहां से सेटिंग की, मैं गया ऑप्शन में जाके इंटरेक्शन एंड डिजाइन, फिर विजुअलाइजेशन 1, यहाँ पे मैंने सॉर्ट की और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट करके अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया वो
सामने, उसके सामने वो उसके ओरिजिनल जो नाम था वो आना शुरू हो गया। अगर आप कोई चाहते हैं कि एक बार मैं दोबारा आपको चेक करवा दूं, मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ। सिस्टम को मैंने लॉग ऑफ किया, जैसे देख लीजिए इससे पहले अभी हट गया है, अभी लॉग ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी मैं इसको करूंगा ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, अप्लाई कर दिया, आ गए। हावा मीन्स ट्रेडिंग मटेरियल, रिटेल, बेसिक डेटा चाहिए, सेल डेटा चाहिए मेरे को, एमआरपी इसमें जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनरल पॉइंट, अकाउंटिंग, प्लांट जनरल स्टोरेज डेटा, ये सारा एंटर कर देता हूँ। मेरा जो प्लांट है वो मेरा प्लांट हो गया NJUS, स्टोरेज लोकेशन मेरी FINS है, सेल ऑर्गेनाइजेशन मेरी वेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा DR है, इसको डिफॉल्ट एज वैल्यू कर दिया। ओके, अब मैंने क्या बना लिया, थर्ड पार्टी मटेरियल, इसको मैंने ये कर दिया। बेसिक डेटा में मेरे को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। सेल्स में आ गया, मेरे को जो इम्पोर्टेंट फील्ड है मैं वही डालूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आइटम कैटेगरी मेरे को क्या करनी है, BANS, थर्ड पार्टी आइटम। ओके, अब उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप डाल दिया जो बाय डिफॉल्ट आता है, पैलेट है, लोडिंग ग्रुप 001 डाल दिया। और इम्पोर्टेंट फील्ड क्या है, MRP में इम्पोर्टेंट परचेजिंग ग्रुप डालना मेरे को जरूरी है क्योंकि थर्ड पार्टी प्रोसेस है, ये परचेजिंग ग्रुप मांगेगा। 0001 डाल दिया, हमारे पास ND कर दिया मैंने, लैंड डेट कर दिए 10, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये कर दिया। तो जो इम्पोर्टेंट फील्ड है, जो जो डिमांड कर रहा है वही डाल रहा हूँ। ओके, वैल्यूएशन क्लास ये सेव कर दिया। मटेरियल बन गया 1589, हम यहाँ इसको नोट कर लेते हैं। 1589 मटेरियल बन गया है मेरा। अब मेरे को क्या करना है, इस मटेरियल का एसओ क्रिएट करना है। एसओ क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कहाँ कहाँ सेटिंग है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये BANS होना चाहिए, हमने सेट कर लिया है। मटेरियल टाइप हवा होना चाहिए। अब इन दोनों से इसकी आइटम कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। मैं एक एसओ बनाने लगा हूँ, Z ओवर सिग्नेचर वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन XY, सॉरी ये XR होता है। सोल टू क्वालिटी मेरी आ गई। ये मटेरियल कोड है 1589, क्वांटिटी है 10। ओके, अब वो कह रहा है कि परचेज स्पेसिफिक प्लांट के अगेंस्ट ही परचेज ऑर्डर डाल सकते हैं। हमने प्लांट डाल दिया उसका NJUS। जैसे हमने प्लांट डालेंगे वैसे ही शेड्यूल लाइन की कंफर्म होगी। वो कह रहा है कि परचेजिंग में आपने मेंटेन नहीं किया हुआ है मटेरियल। सबसे पहले हमें परचेजिंग में मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसका रीजन ये है क्योंकि इसका हमने PO बनाना है, इसलिए हमें इसका परचेजिंग भी मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिक डेटा ये मटेरियल ग्रुप हमने, सॉरी हमने मटेरियल नंबर तो डाला ही नहीं है, 1589 का परचेजिंग टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, परचेजिंग टाइम में उसने मटेरियल ग्रुप पूछना था, हमने मटेरियल ग्रुप 0001 डाल दिया। से अब हम बनाते हैं सेल्स ऑर्डर। ये 01 आइटम कैटेगरी क्या आ गई, TAS। ओके, मैं डालूंगा यहाँ पे प्लांट। देखते हैं कोई एरर अक्कर तो नहीं हो रहा।
वो कह रहा है कि इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, मैंने कह दिया कि 130 पर यूरो होगा। मैंने इसकी वैल्यूएशन डाल दी। वो कह रहा है जी 14/11 तक ये कंफर्म होगा क्योंकि हमने वहां पे डेट डाल दी थी। अब हमें इसका प्राइस नहीं आ रहा, बिना प्राइस के ये सेव नहीं होगा। मेरे को VK11 में जाके मैं इसका प्राइस सेट कर देता हूँ। VK11 ZRO कस्टमर मटेरियल, मटेरियल नंबर था 1589। मैंने डाल दिया इसका 100 यूरो प्राइस। कंट्रोल S, अपडेट, कैरी आउट न्यू प्राइस। प्राइस भी आ गया, डिस्काउंट भी इसमें ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि एसओ बनाने के लिए क्या क्या चीज इसकी पेंडिंग रह गई है। ये रहेगी इसकी इनकोटर्म पेंडिंग। कि मैंने इनकोटर्म डाल दी, FOB फ्री ऑन बोर्ड कर दिया। ओके, इसको कर दिया मैंने। देखा कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया, नहीं। कंट्रोल S, जैसे ही मैं कंट्रोल S करूंगा शेड्यूल लाइन कैटेगरी में यहाँ पे PR नंबर जनरेट हो जाएगा। इसकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग शेड्यूल लाइन पे कहाँ पे है। कंट्रोल S, स्टैंडर्ड ऑर्डर सेल ऑर्डर सेव हो गया है। अब हम देखते हैं कि उसमें PR नंबर क्या आया। PR नंबर आ गया ऑटोमेटिक। अब इसकी सेटिंग कहाँ पे है PR नंबर की। हम जाएंगे शेड्यूल एंड कैटेगरी में V0 V6, शेड्यूल एंड कैटेगरी है इसकी CS। एक बार सिस्टम पे भी दोबारा चेक कर लेते हैं, CS ही है। इसके यहाँ पे शेड्यूल एंड कैटेगरी पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज ऑर्डर टाइप, सॉरी, परचेज रिक्वेजेशन NB क्रिएट हो। ओके, आइटम कैटेगरी 5 है। आइटम कैटेगरी 5 का क्या मतलब है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मतलब ये थर्ड पार्टी का है। X मीन्स ये सारी अकाउंट असाइनमेंट्स जो ऑक्सिलरी अकाउंट असाइनमेंट्स होती हैं ये सारा इसको पिक कर ले। दिस इज द सेटिंग वेयर इट शोज दैट कि इसकी PR ऑटोमेटिक क्रिएट हो। कोई और दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड में ये सेटिंग नहीं होगी। स्टैंडर्ड में ये सेटिंग नहीं है। यहीं से दिस इज द सेटिंग वेयर, जहां पे PR क्रिएट होती है। ओके, अब आपको शेड्यूल लाइन कैटेगरी में भी जो PR ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है वो भी मैंने बता दिया। TAS ये OR ऑर्डर टाइप प्लस BANC ब्लैंक ब्लैंक इक्वल टू TAS, मतलब TAS उसका आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन हो जाती है। ओके, अब मेरी बन गई है PR। अब मैं बनाऊंगा PR से PO। क्या बनाऊंगा? PR से PO। PR नंबर एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। PR नंबर है ये। अब मैं बनाऊंगा इसका PO स्लैश न्यू। PO बनाने के लिए ME21N। मैंने कहा कि परचेज रिक्विजिशन कौन सी है। मैंने अपनी परचेज रिक्विजिशन डाल दी। नीचे मटेरियल को हटा दिया। हटाना है डालना है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने परचेज रिक्विजिशन को इंपोर्ट कर लिया।
ओके, वो मेरे को कह रहा है कि भाई इसका प्राइस बताओ, मैंने प्राइस अपडेट कर दिया। कह रहा है करेंसी किसमें है, EUR, परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेरा VEST ही होगा। मेरा वेंडर यहाँ पे क्या होगा, मेरे को वेंडर भी ढूंढना, वेंडर भी देना पड़ेगा, किस वेंडर से मैं ये माल लूंगा। बाय डिफॉल्ट हम देख लेते हैं कि मेरा वेंडर क्या होना चाहिए। ये मेरा वेंडर बना के रखा हुआ है। ओके जी, अब मेरा पीओ बिल्कुल सही है, मैंने इसको कंट्रोल S करके सेव कर दिया। नॉर्मली ये पीओ क्रिएट करने का काम MM वालों का होता है, परचेजिंग वालों का होता है, परंतु ये जो थर्ड पार्टी प्रोसेस है ये MM और SD दोनों की इकट्ठी इंटीग्रेशन है। ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने MM के साथ काम किया है, कभी MM के साथ कोई इंटीग्रेशन की है, देन यू विल से दैट यस, हाँ जी मैंने MM के साथ काम किया है, मैंने उनके साथ जो इंटीग्रेशन की है। जस्ट 1 मिनट, एक एक्सेस का एरर आ गया है, अभी मैं चेक करता हूँ इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। ओके, ये सिस्टम पे अब परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है। ये परचेज ऑर्डर बन गया है, /ME23N में जाएंगे। परचेज ऑर्डर नंबर कॉपी नहीं हुआ, देख लेते हैं कि कौन सा परचेज ऑर्डर बना है। डालने के लिए हम अपना मटेरियल डाल देंगे 1589। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने कर दिया है कंपनी का कस्टमर कोड क्रिएट कर, सॉरी, मटेरियल क्रिएट किया सबसे पहले, मटेरियल के बाद हमने एसओ क्रिएट किया, एसओ से पीआर बन गया, पीओ से पीओ बन गया। अब हमने वो पीओ वेंडर को दे दिया है। हमने 1 2 3 4 स्टेप कर लिए हैं। अब वेंडर ने हमें क्या कहा है, अब हम क्या करेंगे, इसका माइगो करेंगे। क्या करेंगे, माइगो। अब हम इसका माइगो करेंगे। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें पीओ नंबर पता करना है कि हमने कौन सा पीओ नंबर उसके अगेंस्ट बनाया था। ओके, हमारा मटेरियल था 1589। विदाउट पीओ नंबर से हम आईगो नहीं कर सकते। 1 मिनट सिस्टम छू के पता लग जाए। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। ये पीओ नंबर बना हमारा। अब हम इस पीओ की क्या करेंगे, माइगो। माइगो मीन्स गुड रिसीव। लेट्स सी। माइगो गुड रिसिप्ट आउटबाउंड डिलीवरी, हमने पीओ नंबर डाल दिया। और ये परचेज ऑर्डर था, गुड रिसिप्ट अगेंस्ट हमने परचेज ऑर्डर करनी है। पीओ से उसने सारा डेटा फैच कर लिया। 10 की क्वांटिटी हमने डाली थी, 10 की क्वांटिटी हमें रिसीव हुई है। ओके, हमने कहा इट्स ओके, आप सेव कर दीजिए। जैसे ही हमने सेव किया, इसकी हो जाएगी माइगो। माइगो मीन्स गुड रिसीविंग। ये सारा पार्ट
एसडी कंसल्टेंट का नहीं है ये सारा पार्ट, या एसडी के एंड यूजर का नहीं है, एमएम वालों का है। ये मैं सिर्फ आपको एक पूरा प्रोसेस ए टू जेड आपको चला के दिखा रहा हूँ कि ए टू जेड प्रोसेस कैसे चलता है, क्योंकि एज ए कंसल्टेंट आपको एक बार पूरा प्रोसेस चला के अपने कस्टमर को, अपनी कंपनी के लोगों को या एंड यूजर को समझाना होगा आपको ऐसे ऐसे करना है। ये इसकी माइगो होगी, अब हम इसकी करेंगे माइरो। इनवाइस डेट डाल दी मैंने 31.10.2013। अमाउंट डाल दी मैंने 1000। यहाँ पे टैक्स 0 डाल दिया। किसके अगेंस्ट करनी है? पीओ के अगेंस्ट करनी है। पीओ नंबर डाल दिया मैंने। ओके, जैसे पीओ नंबर डाला इसको सिमुलेट करके देखा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें एरर लग रहा है। एरर इससे लग रहा है कि वो कह रहा है कि बेस लाइन की डेट डालो। ओके, सिमुलेट में वो कह रहा है कि कोई एरर नहीं है, 00 यहाँ पे आ गया। मैंने कहा कि पोस्ट कर दो। कस्टमर ने वेंडर को माल भेज दिया, हमारे पास बिल आ गया। बिल जैसे ही आया हमने उसकी माइरो की, माइरो के साथ उसकी माइरो की, माइरो मीन्स उसकी इनवॉइस रिसिप्ट कर ली। जैसे ही उसकी इनवॉइस रिसिप्ट की, अब हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को इसका बिल रेज करेंगे। कस्टमर को बिल रेज करने के लिए एसडी ट्रांजेक्शन VF01 ऑर्डर नंबर डाल दिया है। इंपॉर्टेंट नोट्स इन थर्ड पार्टी प्रोसेस। थर्ड पार्टी प्रोसेस में कभी भी डिलीवरी नहीं बनती, ये ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग होती है। इसकी सेटिंग कहाँ पे है मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी पहले एक बार इसकी इनवॉइस कर दो। इनवॉइस होगी, कंट्रोल एस किया, अब इसकी इनवॉइस होगी। यस, इनवॉइस होगी। अब हम इसके एसओ के डॉक्यूमेंट फ्लो देखते हैं। ये इसका सेल्स ऑर्डर था। सेल्स ऑर्डर बना, उसके बाद उसका परचेज ऑर्डर बन गया, परचेज ऑर्डर के बाद इनवॉइस बनी, इनवॉइस के बाद अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हुई। ओके, ये इनवॉइस कौन सी इनवॉइस है? जो हमने एसओ की इनवॉइस है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है थर्ड पार्टी प्रोसेस के। सबसे पहले थर्ड पार्टी प्रोसेस के जो इस ऑर्डर रिलेटिंग बिलिंग होती है, यहाँ पे जब हम कॉपी कंट्रोल में ऑर्डर टू, ऑर्डर टाइप क्या होगा OR, बिलिंग टाइप क्या होगी F2। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर बार बार इसी को ही पूछता है। नंबर एक, थर्ड पार्टी प्रोसेस दो तरह की होती है, विद शिपिंग नोटिफिकेशन, विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन। शेड्यूल लाइन कैटेगरी क्या होती है? CS। शेड्यूल लाइन कैटेगरी इसमें क्या होती है? CS। शेड्यूल लाइन कैटेगरी में क्या कंट्रोल होता है? PR कंट्रोल, जो कि परचेज रिक्विजिशन का कंट्रोल, वो कहाँ होता है? शेड्यूल लाइन कैटेगरी में। इसमें डिलीवरी कभी नहीं बनती है। डिलीवरी ऑर्डर विल नॉट क्रिएट इन थर्ड पार्टी
प्रोसेस। ओके, अब एक होता है बिलिंग वैल्यूम। बिलिंग ऑलवेज क्रिएट विद रेफरेंस ऑफ सेल्स ऑर्डर। चाहे ये थर्ड पार्टी कंसेप्ट विद शिपिंग नोटिफिकेशन हो, चाहे विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन हो, जो उसका बिल होगा वो सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस पे ही होगा। अब इसकी सेटिंग कहाँ पे है कि भाई ये बिल सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा? इसकी सेटिंग होती है इसकी आइटम कैटेगरी में। आइटम कैटेगरी इसकी क्या होती है? TAS, आइटम कैटेगरी इन थर्ड पार्टी प्रोसेस। ओके, आइटम कैटेगरी में जाएंगे। आइटम कैटेगरी देखने के लिए आइटम कैटेगरी का टी कोड क्या है? VOV7। इसकी आइटम कैटेगरी क्या होती है? TAS। TAS थर्ड पार्टी के आइटम कैटेगरी में देखेंगे। बिलिंग रेलिवेंस सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड जो कि इंटरव्यूअर बार बार पूछता है। व्हाट इज बिलिंग रेलिवेंस इन थर्ड पार्टी? व्हाट इज बिलिंग रेलिवेंस इन थर्ड पार्टी? बिलिंग रेलिवेंस थर्ड पार्टी में दो तरह के होते हैं, एफ और जी। एफ होता है ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग अकॉर्डिंग टू इनवॉइस क्वांटिटी। एफ मींस ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग मींस विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन हमेशा ही जो इसकी बिलिंग रेलिवेंस होगा वो एफ होगा अकॉर्डिंग टू इनवॉइस। इनवॉइस में जो रिसीव हुआ है, इनवॉइस के बाद ही इसमें इसका जो है हम इनवॉइस क्रिएट, कस्टमर को इनवॉइस क्रिएट कर सकेंगे। जी होता है विद डिलीवरी क्वांटिटी, मींस माइगो के बाद हम इनवॉइस का वेट नहीं करेंगे। माइगो के बाद कस्टमर का इनवॉइस हम क्रिएट कर सकते हैं। बिलिंग रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एफ और जी। अब मैं इसको कॉपी करके यहां रख लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन तो इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। ओके, थर्ड पार्टी प्रोसेस होता क्या है? शिपिंग नोटिफिकेशन क्या होती है? विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज आइटम कैटेगरी? व्हाट इज शेड्यूल लाइन? शेड्यूल जो इसका PR बनती है उसका कंट्रोल कहाँ होता है? शेड्यूल लाइन में होता है, आइटम कैटेगरी में होता है? नहीं जी, ये तो शेड्यूल लाइन में होता है। इसकी जो डिलीवरी, जो हम इसका इनवॉइस काटेंगे वो डिलीवरी से काटेंगे? नहीं जी, ये तो बिलिंग रिलेटेड, ये तो सेल्स ऑर्डर से बनता है। ओके, और इसकी सेटिंग कहाँ पे होती है? ये बिलिंग रेलिवेंस पे सेटिंग होती है। विद नोटिफिकेशन हमेशा एफ होता है, ऑर्डर रिलेटिंग बिलिंग अकॉर्डिंग टू इनवॉइस। विदाउट नोटिफिकेशन हमेशा जी होगा, ऑर्डर रिलेटिंग बिलिंग टू डिलीवर क्वांटिटी। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड पार्टी प्रोसेस के मैं आपको बताता हूं, जो कि इंटरव्यू भी पूछता है। व्हाट इज द थर्ड पार्टी प्रोसेस? ये भी पूछे जाता है बार बार। एक्सप्लेन द थर्ड पार्टी प्रोसेस विदाउट नोटिफिकेशन, एक्सप्लेन द थर्ड पार्टी प्रोसेस विद नोटिफिकेशन। आपको बड़े आराम से आपने अपने वर्ड में, लेमन लैंग्वेज में उसको समझाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी विदाउट शिपिंग नोटिफिकेशन एंड विद शिपिंग नोटिफिकेशन? आपने उसको नोटिफिकेशन डिफरेंस बता के उनको बताना है कि बिलिंग रेफरेंस में अगर विद शिपिंग नोटिफिकेशन होगा तो एफ आएगा, अगर विदाउट होगा तो, सॉरी, विदाउट होगा तो एफ आएगा, विद होगा तो जी आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब वो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए बड़े, हाउ टू सिस्टम इज क्रिएट PR ऑटोमेटिकली इन बैकग्राउंड? मेरा सिस्टम कैसे क्रिएट करता है? इसका आंसर सिंपल है। शेड्यूल एंड कैटेगरी में हमने जो ऑर्डर टाइप दिया होता है उसी ऑर्डर टाइप को सिस्टम ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे उसका PR क्रिएट कर देता है। What is the purpose of item category 5 in schedule line category? जब मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे 5 है, क्यों आ रहा है? वो उसको लिख रहा है कि ये माइगो करने के लिए। इवन वी डू माइगो शिप, माइगो में जब हम इसका माइगो करते हैं तो इस जो स्टॉक अपडेट होता है वो डमी माइगो होती है, इसलिए उसको पर्पस 5 करते हैं।
जो हमने, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं किस 5 की बात कर रहा हूँ। फ्लैश न्यू V0 V6 शेड्यूल एंड कैटेगरी, सॉरी VO V6 CS इस 5 का मतलब ये होता है कि जो वो माइगो करेंगे हम, जो गुड रिसीव करेंगे वो डमी गुड रिसीव होगी। गुड रिसीव का मतलब वो माल हमारे वेयर हाउस में रिसीव नहीं हुआ है, वो कस्टमर के वेयर हाउस में हुआ है, इसलिए हम उसकी डमी रिसीविंग करते हैं। ओके। और क्वेश्चन बोला देयर इज ए material which we manufacture but in stock you are not available, we want to send the third party, how this solution of, कह रहा है कि क्लाइंट का इशू आता है कई बार कि एक मटेरियल है क्लाइंट मैन्युफैक्चर करता है, सपोज उसने लैपटॉप अपने वेयर हाउस में मैन्युफैक्चर करता है, किसी कारणवश उसके पास वो लैपटॉप नहीं है लेकिन उसने कस्टमर को देना है। अब उसने वो लैपटॉप बाहर से खरीद के कस्टमर को देना है, उसकी सेटिंग वो उसको कैसे थर्ड पार्टी पे करेगा? उसका हम क्या करते हैं कि हम जब हम उसका एसओ क्रिएट करेंगे तो उसकी आइटम कैटेगरी मैनुअल चेंज कर देंगे, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ये बार बार नहीं होता है, इसलिए उसकी आइटम कैटेगरी हम मैनुअल चेंज करेंगे। जैसे ही हम उसकी आइटम कैटेगरी चेंज करेंगे वैसे ही उसका पीआर क्रिएट हो जाएगा और उसका सारा काम, जो आगे सारा प्रोसेस है वो उसका बड़े आराम से चलेगा। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड टू थर्ड पार्टी शिपिंग नोटिफिकेशन? विद शिपिंग नोटिफिकेशन से आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है? वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बिलिंग रेफरेंस F2G कर देना है और कॉपी कंट्रोल में जाके आइटम कैटेगरी TAS में भी बिलिंग रेफरेंस F2E करना है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है और कहाँ पे होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका सिर्फ ये दो चेंजेस करनी है, वो विद शिपिंग नोटिफिकेशन चल जाएगा, सिर्फ ये दो चेंजेस होती हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, कहना इंटरव्यूअर इज थर्ड पार्टी प्रोसेस रेलिवेंट फॉर अवेलेबिलिटी चेक? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी चेक हमेशा उसकी होती है जो हमारे वेयर हाउस में है और जो हमारे वेयर हाउस में वाया आ रहा है या जो हम स्टॉक ट्रांसफर से कर रहे हैं। थर्ड पार्टी प्रोसेस में प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में नहीं आता है, इसलिए ये अवेलेबिलिटी चेक के अंदर नहीं आता है। Why SAP has schedule line category of process through? We don't have the third party process passing an item category. कह रहा है कि why SAP has given schedule line in third party process even through we don't deliver in third party process. We have delivered, कह रहा है कि अगर उसमें schedule line category क्यों आती है थर्ड लाइन प्रोसेस में, अगर उसमें अवेलेबिलिटी चेक ही नहीं आती, वो टीओआर ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट में जाता नहीं है। उसका सिंपल आंसर है पासिंग, हमने जो आइटम कैटेगरी होती है वो पीआर को उसकी जो क्वांटिटी पास करनी होती है, इसलिए उसमें शेड्यूल लाइन आती है। क्या क्वेश्चन अगला है, इन थर्ड पार्टी प्रोसेस कैन आई क्रिएट द पार्शियल इनवॉइस? यस वी कैन क्रिएट द पार्शियल इनवॉइस। सपोज हमने 100 वेंडर के पास हमने उसको 100 लैपटॉप का ऑर्डर दिया है, उसके पास इमीडिएटली 50 ही हैं, वो आपकी अवेलेबिलिटी 50 ही दे सकता है, तो उसने 50 देके आपको 50 की अगर इनवॉइस कर दी है, आपने माइगो करनी है, माइरो करनी है और 50 की पार्शियल इनवॉइस हम क्रिएट कर देते हैं। ओके। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड पार्टी प्रोसेस में क्रेडिट मैनेजमेंट का कौन सा ग्रुप आता है? थर्ड पार्टी प्रोसेस में ईसीसी में क्रेडिट मैनेजमेंट का 18 ग्रुप आता है। इस 18 ग्रुप का मतलब ये सिर्फ थर्ड पार्टी में यूज होता है, ये सिर्फ ओपन डिलीवरी और वैल्यू चेक करता है। ओके। एक और क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन आराम से पूछते हैं, अलोंग विद बिलिंग रेलिवेंस ऐप what are the other control to allow the create invoice without Miro? मेरा बिलिंग सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर रखा है उसको ही मैं ये यहाँ पे उसने ट्रिकी करके पूछा है कि एफ के अलावा और कहाँ कंट्रोल होता है कि वो विदाउट माइरो उसका बिल इनवॉइस क्रिएट ना हो। वो होता है कॉपी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट 12 में। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कॉपी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। ओके 1 मिनट।
So I use the T code VTFA. System is very slow. It is taking time. So meanwhile, I will let you know one more question. मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ. इंटरव्यूअर पूछता है कि सपोज आपने एक एसओ की क्वांटिटी है 100, आपने उसका पार्शियल ऑर्डर क्रिएट कर दिया 50, पीआर बनी 100 की और आपने उसका पीओ क्रिएट कर दिया 50 का. देन क्या हम उसका एक उसी पीआर से एक और पीओ क्रिएट कर सकते हैं? जिसका आंसर है नहीं, नो. हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स ऑर्डर में जाके एक न्यू आइटम लाइन आइटम बनानी पड़ेगी. न्यू लाइन आइटम से नई पीआर का आइटम नंबर क्रिएट होगा. देन वी विल क्रिएट रेस्ट ऑफ 50. देयर इज अ नो ऑप्शन इन सिस्टम टू डू दैट. ये मैंने VTFA टी कोड चलाया. यहां पे मेरा बिलिंग टाइप है F2, ऑर्डर टाइप है मेरा ZOR. ओके, मैं इसकी आइटम पे गया. आइटम कैटेगरी इसकी क्या थी? TAS, थर्ड पार्टी. अब मैं इसको देखूंगा. कॉपी रिक्वायरमेंट 12. ओके, 12 क्या कहती है कि ये ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग होगी आइटम कैटेगरी की. ओके, सेकेंड चीज क्या थी? मैंने क्या कहा था कि बिलिंग क्वांटिटी कहां से लेगी? वो एफ की जगह क्या होगा? वो गुड रिसिप्ट. अगर हमने विद नोटिफिकेशन करना है तो गुड रिसिप्ट क्वांटिटी ई होगी. अगर हमने माइरो के बाद करना है, विद इनवॉइस करना है, विदाउट नोटिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे एफ होगा. दीज आर टू कंट्रोल. मैं इसका स्निप these are the two control. ओके, यहाँ पे 12 होना चाहिए, ऑर्डर रिलेटेड होना चाहिए. और अगर यहाँ पे विद शिपिंग नोटिफिकेशन है तो एफ की जगह क्या होगा? ई. ओके, ये था थर्ड पार्टी कंसेप्ट. आप एक बार थर्ड का सेम जैसे मैंने किया है, आप एक बार सिस्टम पे कीजिए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए. और ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने ये येलो किए हैं, ये आप अपने नोट्स पे साइड पे रखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए. इंटरव्यू नॉर्मल यही क्वेश्चन पूछता है. ओके, और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद. थैंक यू.